हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर फॉर C2 में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे आ जाएंगे और आप लोगों को जैसे कि पता है कि लगभग 5 से 6-7 दिन के गैप पर ये हमारी क्लास हो रही है। तो मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि जो आपकी क्लासेस हो चुकी हैं, लगभग 8-9 क्लास हो चुकी है और 8-9 क्लास फिजिक्स और 8-9 क्लास केमिस्ट्री की हो चुकी है और 2 क्लास मैथ की हो चुकी है। मैं यहाँ से चाहूँगा कि आज आप लोगों का मैं स्टार्ट करूँगा केमिस्ट्री में हम लोग जो चीज़ें पढ़ चुके हैं उसका रिविजन करेंगे। तो चलिए सभी बच्चे एक बार जल्दी से आ जाएंगे। क्लास 10 आप लोगों को ध्यान रखना है कि जितने बच्चे इस बार क्लास 10 2024 की परीक्षा देंगे, इस बात का ध्यान रखें। क्लास 10 में हैं उनके लिए यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में आप लोगों को पहला पता होना चाहिए कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ चुके हैं, पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अपक्रिया तथा समीकरण। इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उस पर हम लोग आज, ये हमारी समझिए रिवीजन क्लास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो है उसका रिवीजन क्लास है। तो यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो केमिस्ट्री है इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे क्या कि हमको क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर का क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण। आप लोग बता देंगे कि आवाज वगैरह सारी चीजें क्लियर है कि नहीं। और सभी बच्चे आ जाएंगे। एक बार जोरदार आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। रासायनिक अपक्रिया तथा समीकरण। और जितने प्यारे बच्चे नए जुड़ेंगे 7753846482 इस नंबर पर सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, जितने भी इस बार अभी तक ग्रुप में नहीं ऐड हैं। चलिए तो यहाँ से हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक अपक्रिया तथा समीकरण। 360 क्वालिटी पर आप लोग चलाएंगे तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। रासायनिक अपक्रिया तथा समीकरण में हमको पढ़ना क्या है प्यारे बच्चों? सबसे पहली बात, जैसा आपको देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है तो क्लास ज़्यादा देर नहीं हुआ करेगी। डेली आपको 30 से 35 मिनट की क्लास लगभग हुआ करेगी, उससे ज़्यादा नहीं हुआ करेगी। चलिए ध्यान रखिए, रासायनिक अपक्रियाएं तथा समीकरण में सबसे पहले बात हमको समझना है कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होता है। इन दोनों मुख्य बिंदुओं को हमको समझना है। इतनी आसानी से समझने का प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। रासायनिक अपक्रिया, आप देखिए सर यहाँ पर लिखा रासायनिक और यहाँ पर भी लिखा है रासायनिक, मतलब कि यहाँ पर आपको सीधी सी बात समझनी है कि सर रसायन के बारे में बात किया जा रहा है, केमिकल के बारे में बात किया जा रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर लिखा है अभिक्रिया और यहाँ पर लिखा है समीकरण। आप अभी शब्द को हटा दीजिए तो यहाँ पर आपको एक शब्द मिलेगा क्रिया और यहाँ पर लिखा है समीकरण। मतलब कि जहां पर क्रिया हो रही है, मतलब कि कोई काम हो रहा है, जहां पर कोई काम हो रहा है वो क्या हो जाएगी? अभिक्रिया। मतलब किसी चीज का निर्माण हो रहा है तो इसको कहते हैं अभिक्रिया। तो मतलब रसायनों के द्वारा अगर कोई काम हो रहा है तो उसको कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। अब समीकरण का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज को करने के लिए हम लोग एक नियम बनाते हैं। क्या करते हैं? नियम बनाते हैं। नियम कि जैसे हम लोग क्लास 1 2 3 4 5 में पढ़े हैं, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। ये क्या है? एक समीकरण है। मतलब कि हमको कभी भी अगर यहाँ पर ऐसे लिखा मिल जाएगा कि 5x + 6 का होल स्क्वायर, तो हम लोग इसका यूज कर लेंगे। तो ये क्या है? यह समीकरण है। ये क्या है? समीकरण है। तो मतलब जो भी अभिक्रिया होती है, जो भी काम होता है, उसका एक नियम होता है, उसका एक नियम होता है। बिना नियम का कोई काम नहीं होता है। उसी नियम को जब हम लोग सूत्रों के द्वारा, किसके द्वारा? सूत्र के द्वारा रख देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं समीकरण। देखिएगा, उदाहरण देंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण, जैसे यहां पर आप देखिए, मैं कह रहा हूं अम्ल व क्षार का क्रिया। अम्ल व क्षार की क्रिया के फलस्वरूप जल बनता है। क्या कहता है? यह जल बनता है तथा जल बनता है तथा लवण बनता है। यह हमारा क्या हो गया? यह स्टेटमेंट हो गया, मैं यह कह रहा हूं। मतलब अम्ल क्षार की क्रिया के फलस्वरूप जल तथा लवण बनता है। यह हमारी क्या है? अगर यहाँ पर मैं अम्ल ले लूँ एक बोतल में और दूसरे बर्तन में क्या ले लूँ? क्षार। इन दोनों को क्रिया करा के यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? लवण मिलेगा।
ठीक है, क्या मिलेगा, लवण मिलेगा। अब यहाँ से ध्यान रखना है, ये जो प्रोसेस जो हम लोग काम किए हैं यह क्या है, अभिक्रिया कि अम्ल क्षार से मिली। लेकिन अब इसका जो सूत्र के द्वारा निरूपण, मतलब अम्ल का उदाहरण जैसे ले लिए NaOH प्लस HCl, NaOH प्लस HCl, ये क्या हो गया, क्षार हो गया, ये क्या हो गया, अम्ल हो गया, मतलब अम्ल और क्षार हो गया। अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा NaCl प्लस H2O। तो आपको समझ में आना चाहिए कि सर ये जो प्रोसेस हुआ है, ये प्रोसेस हुआ है, इसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, और जिस सूत्र के द्वारा निरूपण हुआ है इसको कहते हैं समीकरण। अभिक्रिया और समीकरण में आप लोगों को अंतर पता चल गया होगा कि सर समीकरण हमेशा एक सूत्र होता है, लेकिन अभिक्रिया हमेशा एक काम होती है, अभिक्रिया हमेशा एक काम होती है। यहां से आपको पढ़ना है। अब यहां से ध्यान रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया को समझने के बाद हमको अगला पॉइंट जो समझना है, सर क्या समझना है, जैसे एक हेडिंग आप लोगों को पढ़ना था इसी चैप्टर में, जो पिछले क्लासेस को कर चुके हैं ना वो जानते हैं। पिछली क्लासेस अगर आप नहीं किए हैं तो थोड़ा सा आपको कठिनाई होगी, पर समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं सारे पॉइंट्स क्लियर करने का प्रयास करूंगा। परिवर्तन, परिवर्तन को क्या कहते हैं, एक परिवर्तन होता है जो भौतिक होता है, एक परिवर्तन होता है जो रासायनिक होता है। मतलब परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक जो चीज भौतिक रूप से परिवर्तित हो रही है, एक जो रासायनिक रूप से परिवर्तित हो रही है। जैसे भौतिक परिवर्तन में क्या आता है, रासायनिक परिवर्तन में आपसे पूछा जाता है। भौतिक परिवर्तन में आपको ध्यान रखना है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। भौतिक परिवर्तन में जैसे आपको पता होना चाहिए कि सर बर्फ, ये क्या है, बर्फ। बर्फ किससे बनता है, तो कहेंगे सर बर्फ जल से बनता है। किससे, जल से क्या बनता है सर, जल से बर्फ बनता है। और यह बर्फ दोबारा जल भी बन सकता है, मतलब आप जल लिए, जल से बर्फ बना दिए और बर्फ पिघलकर फिर जल बन सकता है। क्या हो सकता है, जल बन सकता है। तो मतलब आपको पता था कि जो पहली कंडीशन थी वो बाद में यह कंडीशन में आ सकती है। और एग्जांपल ले लिए हम, जैसे हम ले लिए कागज। कागज को हम ऐसे, ये कागज था, इसको फाड़ दिए, ये कागज मतलब ऐसे कागज है। अब इस कागज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए ऐसे ऐसे। अब यह कागज दूसरे पार्ट, फिर क्या इसको जोड़ा जा सकता है, बिल्कुल जोड़ा सकता है। आपको समझ में आ गया सर, ये क्या होगा, सीधी सी बात है, यह कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, भौतिक। मतलब कि ऐसा परिवर्तन जिसमें आपको पता होना चाहिए जो चीज थी वो दोबारा फिर से आ गई। अब लेकिन रासायनिक में क्या होता है, जैसे मैं कह रहा हूं आपसे, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। आप देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक बर्तन में ले लेते हैं दूध और एक बर्तन में ले लेते हैं दही, दही का छोटी सी मात्रा। अब इन दोनों को मिलाने के बाद आपको पता हो जाना चाहिए कि सर ये पूरा हमारा दही बन जाएगा, पूरा दही बन जाएगा। लेकिन क्या ये दही दोबारा अपने पहली स्थिति में आ सकती है, क्या दही से दोबारा दूध मिल सकता है? तो आप कहेंगे सर कभी नहीं। अगर आपको पता है सर दूध से दही बन गया तो दही से दोबारा दूध नहीं बन सकता। दूध से दही तो बन सकता है लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता। जल से बर्फ तो बन सकता है लेकिन बर्फ से जल भी, मतलब दोनों कंडीशन पॉसिबल है, लेकिन इसमें ऐसी कंडीशन पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपसे यहाँ पर पूछ रहा हूँ मोम का पिघलना। मोम आप जानते होंगे, मोम का पिघलना। तो आप उदाहरण बताएंगे ये कौन सी अभिक्रिया है। सभी बच्चे जल्दी जल्दी जवाब देंगे, सभी का जवाब आ रहा होगा। मोम का, मोम का मतलब क्या होता है सर? कहेंगे मोम आप लोग जानते होंगे मोमबत्ती होता है, कुछ इस प्रकार से। ये पिघल कर मान के चलिए ऐसे हो गई, तो क्या इसको आप दोबारा इस तरीके से बना सकते हैं? तो कहेंगे सर बिल्कुल बना सकते हैं। तो मोम का पिघलना क्या हो जाएगा? भौतिक अभिक्रिया, सॉरी भौतिक परिवर्तन। अब बात आगे रासायनिक की। अगर मैं कहूं मोम का जलना, मोम का जलना, आपको पता सर कि मोम है, यह मोम है, अब यह जलकर खत्म हो गई, इसका कोई राख भी नहीं बचा। अब क्या इस मोम के जलने से आप दोबारा मोम को प्राप्त कर सकते हैं? तो कहेंगे नहीं। तो मोम का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। मोम का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा, सभी बच्चे को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन।
अब इसी में हमको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये चीजें हैं कि सर ये तो ठीक है, मोम का पिघलना वगैरह हम समझ गए, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, मतलब हमको हमेशा ध्यान रखना है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का कि ये कैसे होता है। मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो पिछली क्लासेस नहीं किए हैं, जिनको कम समझ में आ रहा है, वो पिछली क्लासेस को कर लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। पिछली क्लासेस कहाँ मिलेंगी, इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, और नहीं तो प्लेलिस्ट में आप लोग खोज लीजिएगा। तो केमिस्ट्री में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपके सामने अभी मैं एक समीकरण लिख रहा था, NaOH प्लस HCl लिखा था, और यहाँ पर मैंने लिखा था NaCl प्लस H2। आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर जब हम लोग क्रियाएं कराते हैं, मतलब हम एक चीज को जब दूसरे चीज में मिलाते हैं, तो यहाँ पर जो तीसरा चीज बनता है, तो क्या अगर मान के चलिए यह 5 किलो है, यह 5 किलो है, तो क्या इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर बनाने पर 10 किलो बनेगा क्या, या यह 8 ही किलो बनेगा कि 8 ही किलो बनेगा? तो आप कहेंगे कभी ऐसा नहीं हो सकता, मतलब 5 किलो और 5 किलो यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमेशा 10 किलो ही मिलेगा, क्योंकि 5 किलो आटा में 5 किलो नमक मिलाइए तो 10 किलो तो हो ही जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी किसी भी रासायनिक समीकरण में दोनों पक्षों में हमेशा हर चीज समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि हमको पता है सर कि अगर मान के चलिए यहाँ पर हम 2 लीटर क्या ले लिए, 2 लीटर ठंडा ले लिए और 2 लीटर कोको कोला ले लिया और स्प्राइट, दोनों को मिलाएंगे तो क्या यहाँ पर 4 लीटर मिलेगा? बिल्कुल 4 लीटर मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि वहां पर 1 लीटर हो जाएगा, नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे ही हमारी सारी अपक्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? अपक्रियाएं। जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल से लिखने का प्रयास करता हूं। जैसे यहाँ पर दिया है N2 प्लस H2 इज इक्वल टू 3H2, सॉरी N2 प्लस H2 इज इक्वल टू NH3। क्या दिया है? NH3। ये उदाहरण दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि ये क्या बैलेंस है। अब यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ कि 5 किलो और 5 किलो मिलकर 10 किलो था, तो आपको पता चला कि दोनों साइड बराबर थे, मतलब कि ये दोनों बैलेंस थे। तो इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों पक्षों में हमेशा अगर 2 किलो चीनी मिलाई गई है 2 किलो नमक में, तो हमेशा 4 किलो प्राप्त होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक समीकरण रखा है N2 प्लस H2 इज इक्वल टू NH3। आप देखिए सर N की संख्या 2 है, H की संख्या 2 है, लेकिन यहाँ पर N हमको 1 मिल रहा है और H 3 मिल रहा है। क्या ऐसा संभव है कि यहाँ पर हमने 2 नाइट्रोजन को डाला था और यहाँ पर 1 N मिल रहा है, और यहाँ पर हमने 2 H लिया था यहाँ पर 3 मिल रहा है? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, कुछ तो कमियां हैं। तो ऐसी अपक्रिया को हमको क्या करना होता है? संतुलित करना होता है। क्या करना होता है? संतुलित। उस समीकरण को हमेशा संतुलित करना होता है जिनके दोनों पक्ष बराबर नहीं होते। तो कैसे करेंगे? N2 प्लस H2 इज इक्वल टू NH3। कैसे संतुलित करेंगे? ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सर, यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, दोनों पक्ष मतलब दोनों भाग को अलग अलग करते हैं। कहाँ से? तीर के नीचे से एक लाइन खींचते हैं। यहाँ पर N है तो आप सीधा लिखिए इज इक्वल टू, यहाँ पर H है, लिखिए H। N H को लिखने के बाद सेम यही चीज आप यहाँ पर भी लिख दीजिए, N और H, ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पर N था, आपने N लिखा, यहाँ पर H था, आपने H लिखा, यहाँ पर N था, यहाँ पर H था, आप लिख लीजिए। अब दोनों चीजों को जोड़ने का प्रयास करिए। N की संख्या कितनी है? 2, H की संख्या 2, यहाँ पर N की संख्या 1, H की संख्या 3। तो आप सबकी संख्या लिख रहे हैं। मैंने क्या किया? सबसे पहले तीर के नीचे एक लाइन खींची, इनकी संख्या लिखी। संख्या लिखने के बाद अब हमको बराबर करना है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1, इसको बराबर करना है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, कैसे बराबर होगा? तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि सर सबसे कम कौन है उसको बराबर करेंगे। तो सबसे कम कौन है? तो कहेंगे सर 1 है, यह सबसे कम है। अच्छा ये बताइए, अगर ये 1 है, इसको हमको इसके बराबर लाना है तो क्या होगा? कहेंगे सर अगर इसमें 2 का गुणा कर दें तो यह 2 हो जाएगा। किसका गुणा? 2 का गुणा। किसमें? 2 का गुणा अगर हम N में कर देते हैं तो यह भी 2 हो जाएगा। तो 2 का गुणा किसमें किए हैं? N में। N कहाँ है? यहाँ है। तो 2 का गुणा कहाँ पर हो जाएगा? N में। कभी भी आप N को ऐसे नहीं लिखेंगे, N2 ऐसे 2 का गुणा करें तो N2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर कभी भी नहीं लिखा जाएगा, हमेशा आगे लगाया जाता है। 2 का गुणा यहाँ पर हो गया। जैसे हमने प्यारे बच्चों 2 का गुणा किया है, अब देखिए आप N की संख्या तो 2 हो गई, लेकिन आपको पता है ना कहीं H भी इसी में सटा है।
तो h की भी संख्या बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 दूनी 6। h की संख्या कितनी हो गई सर? इस साइड 6 हो गई। आप देखिए सर, यह 2 2 तो बराबर हो गया, लेकिन इसका डिसबैलेंस हो गया, यह 6 हो गया और यहाँ पर यह 2 ही बचा है। अब इसको करने के लिए क्या करते हैं, 6 को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर अगर हम तब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, तो 3 का गुणा हमने किस में किया है? h में किया है। तो h कहाँ है? यहाँ है। 3 के आगे h लगा दीजिए, h के आगे 3 लगा दीजिए, तो आप देखिए n2, n की संख्या कितनी है सर? 2, n2 क्लियर है, ये बैलेंस हो गए। यहाँ पर h की संख्या 3 दूनी 6 है, 3 दूनी 6 बैलेंस। ये होता है बैलेंस, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का आसान सा तरीका। तो आशा करूंगा यहाँ तक सभी बच्चों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण संतुलित करना। आज आपकी क्लास छोटी होगी। छोटी का मतलब क्या है कि आज आपको पता होना चाहिए कि जो धीरे धीरे हम लोगों की क्लासेस सब शेड्यूल हो जाएगा। 8 बजे आप लोग निर्धारित समय पर चले आया करिए। 8 बजे आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, लाइव क्लास होना संभव नहीं। जब लाइव क्लास होगा तो आपको बताया जाएगा। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में हम लोग और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे आपको दिया है सर H2 + O2 = दिया है H2, इसको कैसे बैलेंस करेंगे? आप देखिए हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यह तो बैलेंस है, लेकिन O यहाँ पर 2 है और O यहाँ पर 1 है, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। कैसे बैलेंस करेंगे? सबसे पहले इस लाइन को खींचिए। सबसे पहले इस लाइन को खींचने के बाद आपको क्या करना है सर? यहाँ पर H है तो आप लिखिए H, यहाँ पर O है लिखिए O, सेम यही चीज यहाँ पर आप लिख दीजिए H = O, कोई दिक्कत नहीं है। H की संख्या कितनी है? 2, O की संख्या कितनी है? 2, H की संख्या 2, O की संख्या। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं 2 2, यहाँ पर आप अंक लिख दे रहे हैं। अब देखिए सर, यह तो बैलेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बैलेंस कौन नहीं है? ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2। तो अब आपको समझना सर, यहाँ पर सबसे कम कौन है? 1। तो बैलेंस किसको करना होगा? O को। आप देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, तो यह 1 2 कैसे बनेगा? अगर हम इसमें 2 का गुणा करेंगे। किसका? 2 का गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा हमने किसमें किया है? O में। O कहाँ है? यहाँ। तो क्या 2 यहाँ लगाएंगे? क्या यहाँ पर 2 लगाएंगे? आपके दिमाग में आएगा? नहीं। ऐसी स्थिति में हम ना यहाँ पर 2 लगाएंगे और ना यहाँ पे। 2 हमेशा कहाँ पर लगता है? जो भी अंक का गुणा होता है वह हमेशा आगे लगता है। कहाँ पर लगता है? आगे। अब जैसे ही आप आगे लगाए, आप देखिए H की संख्या कितनी हो गई? 2 दूनी 4। अब हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। ऑक्सीजन तो 2 हो ही गया, 2 का गुणा इसमें भी है और इसमें भी, तो 2 वो हो गया। अब यह 4 हाइड्रोजन हो गया, तो यह भी 4 होना चाहिए, तो इसमें भी आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4। तो 2 का गुणा आपने किस में किया? H में। H यहाँ पर देखिए हो जाएगा 2 का गुणा, तो देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, O2 और यहाँ पर 2 हो गया बराबर। ये 4 4 बैलेंस होगा, ये 2 2 बैलेंस होगा। यदि छोटे समीकरण होते हैं इनको बैलेंस करना होता है। तो रासायनिक समीकरण को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है, इस बात को सभी बच्चे अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए यहाँ से और सारे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम लोग। जैसे चलिए अब यहाँ पे आप लोग करिए KCl प्लस ऐसे KOH प्लस HCl इक्वल टू लिखिएगा KCl प्लस H2O। इसको बैलेंस करने का प्रयास करिए। देखिए बैलेंस है या बैलेंस करना पड़ेगा, करिए आप।
तो अब यहां से देखने का प्रयास करेंगे हम लोग कि सर यहां पर दिया है के ओ एच, यहां पर के की संख्या के बराबर है ओ एच, यहां पर एक है ओ, और यहां पर ऐसे समझिए बैलेंस देखते हैं पहले। यहां पर एक लाइन खींचिए, यहां पर क्या लिखिए के है तो लिखिए के, यहां पर ओ है तो ओ, यहां पर एच है तो एच, यहां पर एच हो ही चुका है, सीएल है सीएल लिख लीजिए। इधर भी के सेम यही चीज लिख लीजिए, के ओ एच और सीएल। अब इनको मिलाइए, के कितना है यहाँ पर एक है, ओ कितना है एक है, एच कितना है एक और एक दो, एच कितना है दो है, सीएल कितना है एक है। के कितना है यहाँ पर एक है, एच कितना है दो है, ओ कितना है एक है, सीएल कितना है एक है। एक 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 दो दो एक एक, देखिए सब बैलेंस है। क्या है? बैलेंस है। तो ऐसे समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? यह बैलेंस समीकरण है। यह क्या है? पहले से ही बराबर है, इसको बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए आपको यहाँ पर एक एग्जांपल आ जाता है, mg प्लस O2 इक्वल टू mgO। इसको कैसे करेंगे? तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से करें, मैं उनका वेट कर रहा हूं। देखता हूं सबसे पहले कौन करके दिखाता है। mg प्लस O2 इक्वल टू mgO। सबसे पहले आपको क्या करना है सर? लाइन खींचनी है। लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना है? लाइन खींचने के बाद आपको सीधा सा उनकी संख्या गिनकर लिखनी है। संख्या गिनकर लिखने के बाद आपको बैलेंस करना है। चलिए देखिए कैसे बैलेंस करेंगे। mg प्लस O2 इक्वल टू mgO है। यहाँ से एक लाइन खींचेंगे सबसे पहले। आप देखिए सर mg है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, m को अलग g को अलग लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? जैसे आप ध्यान रखिएगा, हमेशा दो चीजें अलग कब होती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है AL, तो आप A और L नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी ध्यान रखिएगा, एक ये क्या है? ये कैपिटल लेटर है। क्या है? कैपिटल। कैपिटल के साथ ही एक स्मॉल लेटर जब होता है तो उसका मतलब यही होता है कि दोनों एक ही है। यहाँ पर एक m कैपिटल है, g स्मॉल है। अगर यही mg लिखा होता तो आप m और g को अलग अलग कर लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर mg लिखा है, इसका मतलब कि दोनों एक ही चीजें हैं। इस बात का ध्यान रखा करिए, बहुत बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? m और g, mg, और यहाँ पर o है, दोनों बराबर करिए। सेम यही चीज यहाँ पर लिखिए, mg इक्वल टू, और यहाँ पर mg का मान कितना है? कहेंगे सर एक है, o की संख्या कितनी है? दो। mg की संख्या एक है, o की संख्या एक। आप देखिए यहाँ पर यह बैलेंस नहीं है, तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे? आप कहेंगे सर यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक, बैलेंस इसी को करना पड़ेगा। तो दो का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दो एक का दो हो जाएगा। तो दो का गुणा हमने किस में किया? ओ में। ओ कहाँ है? यहाँ। तो हमने कहा हमेशा उसके सबसे आगे किया जाता है गुणा, तो यहाँ पर लिखे हैं दो। जैसे ही आपने दो का गुणा किया, आप देखिए mg की भी संख्या बढ़कर दो हो गई, क्योंकि आगे गुणा हो गया दो के, तो 2mg यह भी हो गया। अब वो भी तो दो हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब यहाँ पर आपको इसको भी बैलेंस करना होगा, तो आप mg में भी दो का गुणा कर देंगे तो यह भी दो हो जाएगा। तो दो का गुणा mg में, mg के आगे 2mg। 2mg प्लस O2 इक्वल टू 2mg हो गया। mg की संख्या क्या हो गई? mg की संख्या सर है दो, और यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, और यहाँ पर दो, सारी चीजें बैलेंस हो गई। आशा करूंगा प्यारे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को रासायनिक समीकरण तथा रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण को संतुलित करना आसानी से आ गया होगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो गरीब है, जो पढ़ने में कमजोर हैं, वो सभी लोग यहाँ से निर्धारित तरीके से क्लास कर सकते हैं। आपको क्लास नोट्स भी PDF, जिसको PDF के रूप में आपको क्लास नोट्स मिल जाएगी। आपको पूरा लिखना भी नहीं पड़ेगा, हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगी। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, इस नंबर पर ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे। हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगी आपको, लिखा हुआ, और पूरी हेडिंग एक तरीके से भी लिखे मिलेगी, कुछ भी छूटा नहीं रहेगा। इस PDF से पढ़ने के बाद आपके 70 नंबर पूरे 70/70, मतलब जितनी चीजें मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और सब्जेक्ट में करा दे रहा हूँ, यहाँ से आपके टोटल मतलब 100% मार्क्स यहाँ से क्लियर होते हैं। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, चाहे वह आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपका वह किसी भी प्रकार का एग्जाम, जैसे आपके यहाँ का आपके कोचिंग का टेस्ट हो, आपके स्कूल का टेस्ट हो, या किसी अन्य प्रकार का ऐसा टेस्ट जो क्लास 10th से रिलेटेड है, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ से आप लोग डेली क्लास कर सकते हैं, रोज रात 8 बजे।
तो मैं सभी बच्चों का इंतजार करता रहूंगा। आपको क्लास कैसी लगी सभी बच्चे कमेंट्स जरूर किया करें। तो मिलते हैं आप लोगों से कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।